नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही तैयारी करवाई जाती है साथियों यहाँ पर। वो भी पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कि कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम, ठीक है। और ना केवल एनटीए यूजीसी नेट बल्कि हिस्ट्री विषय से जुड़े हुए सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे पीजीटी, टीजीटी, सीटेट, एचटेट, सेट और डीएसएसबी, एसएससी वगैरह के जितने भी कम्पिटिटिव प्रकार के एग्जाम्स होते हैं हिस्ट्री संबंधित, आप उन सभी को क्रैक करने के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी को पाने के लिए साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से। हमारा ऐप आता है प्ले स्टोर से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। और इसके अलावा विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पे लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है और इन सभी टेलीग्राम वगैरह, इन सभी पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक साथियों आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें साथियों, क्योंकि वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। तो अभी हम अपने टॉपिक पर चलते हैं साथियों। आज हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, इससे पहले ख़त्म हुआ था हमारा संस्कृतियाँ अलग अलग, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में हमारा पूर्व वैदिक काल चल रहा है, आज उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए साथियों, पूर्व वैदिक काल में जो था वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का जो समय रखा गया है साथियों, पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो है 1500 बीसी से 1000 बीसी। 1500 बीसी से 1000 बीसी के का जो समय काल रहा है वो पूर्व वैदिक काल था। तो आर्य जब आए थे तो ये उत्तर पश्चिमी भारत में आकर के बसे थे, जिसको कि सब सैंधव प्रदेश भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी हमारी आधुनिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में ज़्यादातर भागों में फैली थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी साथी वो पूर्णतः अफगानिस्तान से लेकर के और भारत के तक के बीच में फैली हुई थी। और सब सैंधव प्रदेश इनका मुख्य स्थान था। सब सैंधव प्रदेश बोले तो साथियों 7 नदियों वाला प्रदेश को बोलते हैं, जिसमें कि 7 नदियाँ प्रमुख कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी सबसे प्रमुख, सरस्वती, झेलम, चिनाब, व्यास, रावी और सतलुज, ये 7 जो प्रमुख नदियां हैं ना साथियों, इनके आसपास का जो क्षेत्र था सामूहिक रूप से इनको सब सैंधव प्रदेश कहा गया है, ठीक है। तो अब हम तो इसका मूल निवास कहाँ था साथियों? आर्यों का मूल निवास कहाँ माना गया है? तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, जरा चर्चा कर लेते हैं। तो पंडित गंगानाथ झा जो हैं वो इनको ब्रह्म ऋषि देश मानते हैं, आर्यों का मूल स्थान, ठीक है। डीएस त्रिवेदी मानते हैं देवी का, जो कि आधुनिक मुल्तान में यानी कि पाकिस्तान में है। LD कल्ल जो है वो मानते हैं कश्मीर में, और कश्मीर के साथ लगता हुआ हिमालय है उधर, उस क्षेत्र को मानते हैं। BD गिडवाणी का मानना है कि वो कहीं बाहर से नहीं थे, वो भारत से ही थे, भारत में ही था उनका निवास स्थान मूल। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और पारजीटर, इन दोनों का मानना है कि तिब्बत से आए थे आर्यो, ठीक है। तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है, इनका मानना है कि उत्तरी ध्रुव में आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो टोटल हम निष्कर्ष निकालते हैं इसका साथी, तो उनका आर्यों का मूल निवास भारत ही माना गया है, ज़्यादातर विद्वानों ने भारत को ही स्वीकार किया है, ठीक है। विशेषता क्या थी पूर्व वैदिक काल की जो है विशेषता क्या थी, क्या क्या खासियत थी इसमें? तो आर्यों जो सबसे बड़ी खासियत साथियों उनका था अश्व का प्रयोग, यानी कि घोड़ों का प्रयोग। घोड़ों पर आए थे, घोड़ों का प्रयोग सबसे खासियत है उस समय की। अश्व का प्रयोग, युद्ध के रथ, हमसे युद्ध में रथों का प्रयोग होने लगा था साथियों। आरा पहिया बोले तो जो रथों के जो पहिए होते हैं ना साथियों, जैसे कि ये मान लीजिए सर्कल में पहिए हैं और ये सेंटर पॉइंट होगा, तो बीच में जो ये आरा लगा दी जाते हैं सपोर्ट के लिए। हम बोले तो एक तरह से अलाय विला आजकल बोल देते हैं इसको, तो इनको आरा बोला जाता है। बीच में लाइन होती है, बीच में सपोर्ट के लिए जो लगाया जाता है उसको आरा बोल देते हैं, ठीक है। तो आरेदार पहियों का प्रयोग इनका खासियत था। और क्या थी? दाह संस्कार बोले तो अग्नि को समर्पित, जैसे कि ज़्यादातर हिंदुओं में यही हो रहा है, अंतिम संस्कार की जो प्रथा है
अग्नि को समर्पित कर देते। जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको ले जाते हैं शमशान घाट में और उसको चिता बनाकर उस पर जला देते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं। तो वो जो दाह संस्कार विधि है वो आर्यों की प्रमुख विधि थी। ठीक है, अग्नि पूजा होने लगी थी अब साथियों। आर्य जो है अग्नि को भी पूजते थे। और क्या था, पशु बलि, पशुओं की बलि देने लगे थे, यज्ञ करने लगे थे और साथ में पशुओं की बलि भी देते थे। वो खासियत है। सोमपान एक ड्रिंकिंग लिक्विड है, जैसे आजकल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, या दूध है, जूस इस तरह के पीते हैं, तो उस समय पे सोमपान होता था जो कि पौधों से बनाई जाती थी। एक प्रकार की आयुर्वेदिक दवाई कह सकते हैं या ड्रिंकिंग कह सकते हैं। हालांकि इस पर कंट्रोवर्सी भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोगों ने इसको जोड़ दिया है अल्कोहल से, शराब से, कि दारू होती थी, देवता दारू पीते थे। ऐसा नहीं है साथियों। ये आधुनिक एफेंड्रा एक पौधा होता है, एक पौधे की प्रजाति है जिसको एफेंड्रा बोलते हैं, उससे बनाया जाता था। उस समय सोमलता, सोम की एक प्रकार की बेल होती थी, उससे कि बनाया जाता था, जिसके की समानता लगाई गई है कि आधुनिक एफेंड्रा नाम के पौधे से, कि उससे बनाया जाता होगा उस समय पर। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इधर देख लेते हैं इसके साथ साथ और क्या था। तो पूर्व वैदिक काल की जो साथियों राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक कंडीशंस जो थी कि समाज पॉलिटिकल समाज कैसा था, तो वो था राजतंत्र और कुछ गणतंत्र भी। राजतंत्र मतलब प्रमुख का बेटा ही राजा बनता था राजतंत्र में, और गणतंत्र में कि लोग चुन करके अपना राजा बनाते थे। कुछ जगहों पर चुन करके राजा बनाते थे, कुछ जगहों पर प्रमुख का बेटा ही प्रमुख बनता था। ठीक है, तो ऐसा समाज था। राजा को क्या बोलते थे, विशपति और गोपति। राजा विशपति और गोपति बोला जाता राजा को। हालांकि राजा एक बड़े भूभाग का स्वामी नहीं होता था साथियों इस समय तक, तो इसलिए उसकी पदवी जो है बड़ी बड़ी पदवी पोस्ट धारण नहीं करता था। महाराजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट वगैरह की पोस्टें, पदवियां धारण नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े भूमि का स्वामी नहीं होता था। कबीलाई समाज था, छोटे स्तर के ऊपर उनको उसका शासन चलता था। ठीक है, अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन कौन से साथियों, पुरोहित। राजा के बाद जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो पुरोहित होता था। ये एक नेट का आया हुआ क्वेश्चन साथियों, तो इसके बारे में जो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो राजा के बाद ऋग्वैदिक समाज में राजा के बाद जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता था वो कौन होता था, पुरोहित। जैसे कि राजा का एक सलाहकार होता है ना साथियों, धार्मिक सलाहकार बोले तो, जो उसको गाइड करता है वो, जैसे रामचंद्र भगवान के वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ थे। इसके बाद सेनानी, वही सेनापति जो कि संभालता है सेना को या शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी होता है वो सेनानी। ग्रामणी, जो ग्राम का प्रमुख होता है उसे ग्रामणी कहते हैं। स्पर्श या गुप्तचर, स्पर्श बोल देते हैं, जो कि जिसको गुप्तचर भी बोलते हैं। ठीक है, व्राजपति ये जमीन से संबंधित देखभाल करता था, बोले तो एक प्रकार के टैक्स कलेक्टर है, तो ये वो उसको देखता था। उपस्थि इनको बोलते थे, ये साधारण कर्मचारी होते थे राजा के, ये साधारण कर्मचारी होते थे। रत्निन, एक ये रत्निन होता था, रत्निन अधिकारी होते थे, जो कि एक क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर कि राजा ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का राजा जो है अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए रत्नियों के घर भी जाता था, तो ये वही रत्निन अधिकारी हैं। ठीक है, तो संस्थाएं कौन कौन सी थी, संस्थाएं थी साथियों सभा, समिति, विदत और गण। ये चार प्रमुख समितियां हैं साथियों। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की पुत्री कहा गया है, प्रजापति की पुत्री कहा गया है सभा और समिति को अथर्ववेद में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथी, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, नेट का आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विदत। वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था जो थी साथियों उसको विदत को माना गया है। न्यायिक संस्थाएं थी, ये न्याय प्रदान करने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा जो थी वो साधारण लोगों की सभा थी, साधारण लोगों इकट्ठे होकर के जहाँ पर डिस्कशन करते थे किसी टॉपिक पे, तो वो सभा में करते थे। और जो समिति थी ये प्रमुख कुलीन लोगों की है, कुलीन जो बड़े लोग होते हैं, संपन्न लोगों की वो सभा होती थी, उसे समिति बोल देते थे। ठीक है, इसके बाद सबसे प्राचीन संस्था गण और विदत, और विदत के बाद गण, ये छोटी संस्था होती थी। ठीक है, ऋग्वेद में साथियों सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, विदत का 122 बार और गण का 46 बार उल्लेख आता है। कहाँ किस में आता है, ऋग्वेद में। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाई हमारी क्या थी उस समय की, उस समय की प्रशासनिक इकाई
प्रशासनिक इकाई जो साथियों जैसा कि आप जानते हैं समाज जो था कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों में छोटे छोटे कबीले अलग अलग प्रकार से रहा करते थे। तो कुल सबसे छोटी इकाई थी कुल। कुल या कुटुंब भी बोल देते हैं इसको, यानी कि कुटुंब परिवार एक प्रकार का। कुणबा समझते हैं ना, देहाती भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कुणबा बोल देते हैं, कितना बड़ा कुणबा है। तो वहां से वही चीज है कुणबा, कुटुंब, कुल, कुल से बड़ा कुल, कुल यानी कि परिवार, कुटुंब मिल करके, बहुत सारे कुटुंब मिल करके बनाते थे ग्राम को। ग्राम, गांव, आधुनिक गांव, ठीक है, ग्राम हो गया। ग्राम, बहुत सारे कुछ ग्राम मिल करके बनाते थे विश, और विश मिल करके बनाते थे जन को। जन का जो प्रमुख होता था वो साथियों गोपति या विश, गोपति राजा होता था, ठीक है, सबसे बड़ा अधिकारी। कुल के प्रधान को कहते थे कुलपा, कुल के प्रधान को कुलपा, ग्राम के प्रधान को, प्रमुख को ग्रामणी, विश के प्रमुख को विशपति, और जन के प्रमुख को गोपति कहते थे। जन को प्रमुख को गोपति कहते थे, जो कि राजा के समान होता था, प्रमुख होता था, सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। तो ये नेट में पूछा जा चुका है साथियों कि छोटे से बड़े के रूप में या बड़े से छोटे के रूप में। तो इन चीज़ों को दोनों को ही आप अच्छे से देख लीजिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उनकी संस्थाएं और उनके प्रमुख, ठीक है। कर जो टैक्स जो था ना साथियों, वो कोई फिक्स टैक्स नहीं था। टैक्स रेवेन्यू जो था वो फिक्स टैक्स नहीं था, वो अपनी इच्छा से दिया जाने वाला कर था। जैसे राजा को कुछ प्रमुख, उस समय के जो प्रमुख यज्ञ संपन्न करने की विधि है का समय आता है, या कोई और प्रमुख समय आता है, तो उस समय लोग वहाँ के अपने इच्छा से राजा को जो गिफ्ट देते थे, जो उपहार देते थे, जो भी देते थे, उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? ऋग्वैदिक धर्म में साथियों 33 प्रकार के 33 देवताओं की पूजा करते थे, ना कि एकेश्वरवादी नहीं था। अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जिक्र भी आता है कि 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि देवी देवता। तो साथियों वो 33 कोटि देवी देवता माने गए। 33 कोटि देवता की जो वो कॉन्सेप्ट है वो 33 करोड़ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से आ जाएंगे देवी देवता, वो 33 करोड़ देवी देवता नहीं, वो 33 कोटि है। यानी कि कोटि शब्द के दो अर्थ निकलते साथियों, एक तो करोड़ और एक प्रकार। 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। 8 जिनमें कि वसु हैं, 11 रुद्र, 12 आदित्य, एक देव, इसको देवस भी बोल देते हैं, ठीक है, और एक पृथ्वी। ये टोटल 33 देवता माने गए हैं पूर्व वैदिक काल के, ठीक है। इसके बाद समाज जो था साथियों वो पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक बोले तो परिवार का प्रमुख जो होता था वो पिता होता था, न कि माता। इससे पहले हमने देखा था क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में, सैंधव सभ्यता में परिवार का जो प्रमुख होता था वो परिवार का प्रमुख जो था वो माता होती थी। मातृसत्तात्मक परिवार था, मातृसत्तात्मक परिवार था, ठीक है। तो ये अभी हमने डिस्कशन किया था पूर्व वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के पूर्व वैदिक काल में क्या क्या था, वहाँ के क्या क्या कल्चर था, कैसे कैसे लोग रहते थे, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा आगे डिस्कशन कर लेते हैं। तो साथियों अब हम इससे थोड़ा आगे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या टॉपिक थे? तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाएं साथियों अच्छी स्थिति में थी। महिलाओं को अपने इच्छा के अनुसार शादियां करने का अधिकार था, और विदुषी विद्या अध्ययन करने का भी अधिकार था, और बहुत सी विदुषी महिलाएं भी इस समय थी। तो प्रमुख विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? सची, पालोमी, सूर्या, रोमशा, उपाला, घोषाल, लोपामुद्रा, विश्वारा, विप्शला और मुद्गलानी। ये जो है कुछ प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं। इनमें से कुछ महिलाओं ने वेदों की ऋचाएं भी लिखी थी साथियों, खासतौर से लोपामुद्रा और अपाला, इनका मेष और घोषा, इनका खासतौर से उल्लेख आता है। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। प्रथाएं कौन कौन सी प्रचलित थी उस समय? नियोग प्रथा। नियोग प्रथा साथियों एक ऐसी प्रथा होती है कि उस समय पर जो थी कि जिसका पति, जिस महिला का पति निसंतान मर जाता है, मतलब बिना किसी संतान के ही, जब संतान पैदा नहीं होती उससे पहले ही अगर किसी महिला का
पति गुजर जाता है तो वो महिला अपनी इच्छा के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए रजामंदी से, सामाजिक में उस समय पर एक प्रथा थी उस समय की, अपने देवर से संतान उत्पत्ति कर सकती थी। तो उसको ये इस चीज़ की छूट थी, नियोग प्रथा से बोलते हैं। विधवा पुनर्विवाह, विधवा को दोबारा से शादी करने का अधिकार था। अंतर्वर्णीय विवाह होते थे साथ ही उस समय। अंतर्वर्णीय विवाह मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय से कर सकता था, क्षत्रिय वैश्य से, और वैश्य शूद्र से, और शूद्र भी इन ऊपर वाले नीचे वाले से कर सकते थे, और नीचे वाले ऊपर वाले वर्णों से कर सकते थे। तो एक दूसरे वर्ण में शादियाँ हो जाती थी। दास प्रथा, दास प्रथा का भी प्रचलन था साथियों, लेकिन दासों के बजाय दासियों का अधिक जिक्र आता है इस समय पर। दासों के बजाय दासियाँ जो होती थी उनका अधिक उल्लेख आता है। मनोरंजन के क्या क्या साधन थे साथियों? तो मनोरंजन के साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा। रथों की दौड़ कराते थे लोग, घोड़ों की दौड़ कराते थे, और पासा खेलते थे। ये उनके मनोरंजन के साधन थे। वस्त्र कौन से पहनते थे? वस्त्र में इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखिए इसको। नीवी, वायस और दापी या द्रापी भी बोल देते हैं। नीवी एक ऐसा वस्त्र था साथियों जो कि कमर से नीचे पहने जाने वाला था, कमर से नीचे, यानी कि आधुनिक समय में पैंट, पजामा, लोअर, या फिर महिलाओं का जो होता है सलवार पेटीकोट टाइप में, इस तरह से, ठीक है। और वायस जो था ये कमर से ऊपर पहनने वाला, बोले तो आधिकारिक रूप में कुर्ता या शर्ट या इस तरह से, महिलाओं का जैसे सूट है, ब्लाउज है, या इस तरह से जो कपड़ा था उसे वायस बोलते थे। द्रापी या दापी जो था साथी वो ओढ़ने के लिए होता था, ओढ़नी, यानी कि चद्दर, जैसे पुरुष चद्दर ओढ़ते हैं, महिलाएं शॉल ओढ़ती हैं, चुन्नी ओढ़ती हैं, तो वो चीज़ थी। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, जो कि पगड़ी के रूप में जो पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा था, आप बताइए। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर कि इस समय पर जो पगड़ी के रूप में, सिर के ऊपर टोपी या पगड़ी के रूप में जो पहने जाने वाला वस्त्र था उसे क्या कहते थे? ये आपके लिए सवाल है आज का, हम इसका आंसर कल देंगे, ठीक है। उल्लेख, प्रमुख उल्लेख क्या क्या मिलता है इसमें साथियों? तो देखिए इसमें साथियों 40 नदियों का उल्लेख मिलता है, 40 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक जगह 42 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 19 उन नदियों के ही नाम गिनाए गए हैं, ठीक है। और हिमालय पर्वत और मुंजवंत पर्वत जो कि गांधार, बाल्हिक, आधुनिक गांधार जो है आधुनिक अफगानिस्तान की राजधानी है, कंधार जिसको बोल देते हैं, उस समय का गांधार, जो कि महाभारत कालीन, आपने ध्यान दिया होगा साथियों, गांधारी जो कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, वो गांधार की ही थी। एक सवाल पूछूंगा साथियों आज से, महाभारत से जुड़ा हुआ सवाल, देखते कितने लोग दे पाते हैं। जब भीष्म पितामह गांधारी का हाथ मांगने के लिए, धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने के लिए गांधार प्रदेश जाते हैं, भीष्म पितामह हैं, ठीक है, तो उनको जो गांधार नरेश जो होता है, यानी कि गांधारी का पिता होता है, शकुनी का पिता होता है, वो क्या पिलाता है ड्रिंक के रूप में? आप जरा खोज करके पता करके बताइए कि वो क्या पिलाता है। एक बहुत अच्छी चीज़ पिलाता है उनको, वो खुश हो जाते हैं उससे। तो आप जरा बताइए कि वो क्या पिलाते हैं उनको। इन दोनों सवालों के आंसर साथियों हम कल आपको बताएंगे, ठीक है। तो हिमालय और मुंजवंत पर्वत का जिक्र आता है जो गांधार बालिक प्रदेश में थे, ठीक है। 40 नदियां आती है, जिसमें से प्रमुख, सबसे प्राचीन और प्रमुख नदी उस समय की थी वो सरस्वती नदी थी। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? आर्थिक व्यवस्था साथियों कृषि प्रधान थी। कृषि करते थे लोग, खेतीबाड़ी करते थे लोग, पशुपालन करते थे लोग। पशुओं का पशुधन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पशुओं को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी उसमें। वेतवी का उदाहरण आता है, वेतवी मतलब गोहरण, गायों का कुछ लोग जबरदस्ती चुरा ले जाते थे, तो उसको लेकर के युद्ध भी होते, लड़ाइयाँ भी होती थी, ठीक है। गोधन इंपॉर्टेंट है साथियों, जो जिसके पास सबसे ज़्यादा गायें होती थी उस समय वो अमीर माना जाता था, वो उसकी समाज में एक अच्छी साख होती थी, ठीक है। आभूषण प्रमुख रूप से निष्क पहना जाता था, निष्क का जिक्र आता है साथियों। निष्क जो कि एक प्रकार गले का हार था और जो आगे चल करके सिक्के के रूप में परिवर्तित हो गया था, जिसको बाद में सिक्के के में महाजनपाद काल में जाकर के वो सिक्के का रूप ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर वो आभूषण ही था। एकमात्र फसल है साथियों उस समय की जो इसका भी जिक्र आता है, जौ, पूर्व वैदिक काल में, जिसको यव बोला जाता था, जिसका कि जो या यव बोलते थे। व्यापारी जो व्यापार करते थे उन्हें बोला जाता था पणी। जो लोग व्यापार करते साथियों उन्हें क्या बोला जाता था? पणी बोला जाता था उन्हें, ठीक है। व्यवसाय, काम धंधे क्या क्या किस किस प्रकार के व्यवसाय थे उस समय पर? शिल्पकारी बोले तो कारीगरी, सभी प्रकार की कारीगरी आती इसमें कारीगरी में, ठीक है। त्वष्ट जिसको कि आधुनिक बढ़ई बोल देते हैं या कारपेंटर बोल देते हैं। कर्मा जो कि धातु से संबंधित काम था, कार्य करते थे, समझी, मेटल से संबंधित है, बर्तन बनाना,
और भी काम जो करते थे वो थे। इसके अलावा सोने का काम करने वाले सुनार, जिनको हम आधुनिक भाषा में बोल देते हैं स्वर्णकार, चमड़े के काम करने वाले चर्मकार, और मटके कुंभ का बनाने वाले कुंभकार बोले तो कुम्हार, ठीक है ना। तो इस तरह से समाज के लोग अलग अलग काम करते थे। और साथ ही यहाँ पर देखियो ये चीजें जो हैं जाति सूचक बाद में हुई है, ये पहले कर्म सूचक हुआ करती थी। जो लोग होते थे ना साथियों, कर्म से जो आधुनिक जातियां जो बन गई हैं वो नस्ल का सूचक नहीं है, वो कर्म का सूचक है। वो काम लोग ऐसे करते थे, जैसे कि सोने का काम करने वाले सुनार, चमड़े का काम करने वाले सबको पता है, ठीक है, कुंभकार, कुंभ बनाने वाले, मटके बनाने वाले कुम्हार, तो इस समय से रथ बनाने वाले रथकार, तो इस तरह से होता है। तो इन चीजों को हमने क्या है एक जातियां बना दी, बाद में आचल करके जातियों के रूप में विकसित हो गई। खासतौर से जब गुप्तकाल और गुप्तकाल के बाद में इनमें ज़्यादा ये जातियां बनने लगी थी, और ब्रिटिशर्स ने इसको सबसे ज़्यादा बढ़ाया था। तो अगर आप 1881 की सेंसस को देखेंगे, 1881 की जो जनगणना थी उसको देखेंगे, तो उसमें उन्होंने जाति के रूप में बना दिया चीज़ों को। जो कर्म थे ना, जो कर्म थे या जो व्यवसाय थे लोगों को, उसको जातियों के रूप में डिवाइड कर दिया। वहाँ से समस्याएं सबसे ज़्यादा शुरू हुई हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे। अभी आगे क्या आता हमारा उद्योग धंधे कि काम धंधे क्या क्या करते थे लोग। तो क्या क्या था, वस्त्र जो होते थे वो क्षोम या सन के होते थे। वस्त्र क्षोम या सन, सन जो होता था तो क्षोम बोलते थे। सन की आजकल रस्सियाँ बनाई जाती है, जिससे कि चारपाई बनाई जाती है, ठीक है। ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और हिरण की खाल से बना लेते थे। जानवरों के खाल से भी ओढ़ने पहनने के बिछाने के वस्त्र बना लेते थे लोग, ठीक है। और क्या था, बर्तन बना लेते थे। बर्तन बनाते थे तांबे के, कांसे के, उसमें था ही प्रचलन कांसे का, तांबे का। नाव बनाते थे, और धातु गलाना, धातु का काम करते थे, मेटल को गला करके अलग अलग बर्तन बना लेते थे। तो ये साथियों आज हमारा चैप्टर था पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का आज हमारे पूरा हो गया है, ठीक है। कल हम डिस्कशन करेंगे उत्तर वैदिक काल में, जो कि 1000 BC से 600 BC के बीच में रहेगा हमारा, महाजनपद काल से पहले तक का। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन चलेगा हमारा। तो ये बारी बारी करके हम इस पर डिस्कस करेंगे साथियों। अभी क्या है कि थोड़ा सा समय है आपके पास, थोड़ा सा टाइम दीजिए इन चीज़ों को, डीपली स्टडी करिए ताकि ओवरव्यू आपका अच्छा बन सके। बाकी हम तो लगे हुए हैं आपके साथ में, ठीक है। 2 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। एक, वैदिक समय में जो वस्त्र था, जो सिर पे पहने जाने वाला वस्त्र था, टोपी या पगड़ी जिसको आधुनिक समय में हम बोलते हैं, उस समय उसका क्या नाम था, क्या बोला जाता था। दूसरा, जब भीष्म पितामह गांधारी का हाथ मांगने के लिए आते हैं, शादी का प्रस्ताव लेके जाते हैं धृतराष्ट्र के लिए गांधार प्रदेश, तो गांधार का जो नरेश होता है, गांधार का जो राजा होता है, शकुनी का जो पिता होता है, वो भीष्म पितामह को कौन सा ड्रिंक पिलाता है, क्या पिलाता है। अल्कोहल नहीं पिलाता है साथियों, ना ही सोमरस पिलाता है, हिंट देता हूं आपको, ठीक है। तो ढूंढ करके बताइए आप हमें, कल इसका सवाल हम आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो बने रहिए साथियों। हमारा काम आपको कैसा लगा आप हमें बताइए कमेंट्स के माध्यम से। अच्छा लगा तो भी, या आपको कोई इसमें सुझाव हो आपकी तरफ से, तो भी आपके विचारों का स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। तो लगे रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ कंटिन्यू लगे रहेंगे, और इस क्लास को हम बहुत अच्छे से और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।